हाँ भाई, चलिए थर्ड पे आते हैं, नेवल वर्जन ऑफ तेजस। नेवल वर्जन ऑफ तेजस। हाँ, अब प्लीज 2 मिनट के लिए ये पूरा का पूरा पार्ट एक बार ठीक से समझ लीजिए। राइट, यू नीड नॉट टू ड्रॉ दिस, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, let's have a clear idea on this. हाँ, अभी इधर देखिए, सबसे पहले हम थोड़े से थ्रेट समझ लें। अक्रॉस द बॉर्डर हमारे सामने आज सबसे बड़े डिफेंस चैलेंजेस क्या हैं? ओके, लेट्स हैव अ लुक। तुर्कमेनिस्तान के पास से यहां से हिमालय स्टार्ट होते हैं। हिमालय के पीछे भी थोड़ा सा इंडिया है जिसमें लद्दाख लार्जली आता है, और हिमालय कहां आके खत्म होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। कुल मिला के पूरे हिमालय की लेंथ कितनी है? लेंथ 3512 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर लंबे पर्वत है जो 3 अलग अलग रेंजेस में है, हिमाद्री, शिवालिक एंड मिडिल हिमालयास या मिड हिमालयास। एनसीईआरटी के बच्चों के बुक में 9th क्लास में क्वेश्चन हुआ करता था, जो मुझे अभी भी याद है, कि वाई लद्दाख इज कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट। ये लद्दाख इधर, इसको कोल्ड डेजर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हिमालय के पीछे वाली साइड में है। साउथ वेस्ट मानसून रीजन से, यहां पर है अरब सी, साउथ वेस्ट मानसून रीजन से जितनी भी हवाएं, मानसूनी हवाएं जनरेट होती है, वो सब की सब जाके हिमालय से टकराती है। अब लार्जली हिमालय एक तो परपेंडिकुलर खड़े हैं और ऊपर से हाइट भी बहुत ज्यादा है, तो हिमालयन हवाओं को कहीं जाने ही नहीं देते हैं, इसीलिए पीछे वाली साइड में बारिश कराने के लिए कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए ठंडा तो है, लेकिन लद्दाख एक मरुस्थल है, इट्स अ डेजर्ट। यहां की इतनी डिफिकल्ट ज्योग्राफिकल टेरेन में हमारे पास इन्फेंट्रीज होती है। यहां निगरानी रखने के लिए क्या है हमारे पास? इन्फेंट्री। व्हाट डू यू मीन बाय इन्फेंट्री? पैदल चलने वाली सेना। पैदल चलने वाली सेना, टैंकर तो जाएगा नहीं वहां। तो स्वाभाविक सी बात है कि आर्मी का एक सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर क्या है कि अरे यार, यहां पेट्रोलिंग होगी कैसे? इट्स नॉट दैट इजी। तो आमतौर पे ये इन्फेंट्रीज वाले अब रिप्लेस कर रहे हैं एक एक टीम को, एक एक ब्रिगेड को ड्रोन से। फिर चाहे वो नदियों का फ्लो हो, चाहे बाकी की चीजें हो, हम ड्रोन से पेट्रोलिंग करना शुरू कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा, ऑन दिस साइड हमारा दुश्मन पाकिस्तान। 4 अलग अलग स्टेट से भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर टच करती है। अब यहां पर कश्मीर को हम एक यूनियन टेरिटरी की तरह ले ले पहले, उसके बाद आता है पंजाब, उसके बाद आएगा राजस्थान, और उसके बाद आएगा गुजरात। वी डू नॉट हैव ओनली बॉर्डर डिस्प्यूट बट ऑल्सो वाटर डिस्प्यूट। इंडस यहां से निकलती है जास्कर रेंज से, और फिर उसके बाद आगे बढ़ती हुई पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए अरब सागर में ड्रेन होती है। एंड इंडस से 5 और रिवर्स निकलती है। राइट, इट इज ओरिजिन ऑफ 5 मोर रिवर्स: रावी, बीस, चेनाब, झेलम एंड सतलज। 20 यानी व्यास नदी। राइट, अब जरा इस पार्ट को ठीक से जूम करके समझने की कोशिश करिए। ये जम्मू कश्मीर, आवर प्रिंसली स्टेट, और ये इतना पोर्शन 1948 के बाद से हमारे कंट्रोल के बाहर है। आज उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? पीओके। टोटल कश्मीर का कितना? 37%। इधर ये इस तरह की कुछ रेंज है,
ये है अक्साई चिन और इसने ऑलमोस्ट 20% कश्मीर हमसे छीन लिया चाइना ने। 37 और 20 57 और बचा हुआ ये जो है ये इतना जम्मू एंड कश्मीर है 43%, जो कि हम अभी कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। और इसको वापस रीगेन करने के लिए हमारे पास क्या है, एक रेफरेंडम का उपाय है। और वो रेफरेंडम के लिए सबसे पहले हमको ये पूरा का पूरा एरिया स्टेबल करना होगा। तो खतरे दोनों तरफ से हैं, राइट। हाँ, अब तीसरा एक और, इफ यू सी ऑन दिस साइड, नेपाल होने के वजह से बहुत सा हिमालय डायरेक्टली इंडिया के टच में नहीं आता, इसलिए माउंट एवरेस्ट वो भी कहां है, नेपाल में। ये है भारत का अंगूठा सिक्किम, राइट। और सिक्किम के बाद ये है एक एंट्री पॉइंट जहां से आप ये सेवन सिस्टर्स में एंटर कर सकते हो, राइट। सेवन सिस्टर्स कौन कौन आएगा इसमें, अरुणाचल प्रदेश, मैं टिक करता जाता हूं, अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, लेट मी स्पीक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद इधर आ जाएगा मेघालय, इधर आ जाएगा मिजोरम, इधर मणिपुर, इस तरफ त्रिपुरा और ये बीच में आसाम। एरिया वाइज आसाम इज द बिगेस्ट। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि एनआरसी के सबसे पहले विरोध में आसाम क्यों खड़ा हुआ था, वो तो बॉर्डर में है ही नहीं, वो तो ऐसा बीच में सिचुएटेड है ना, तो बोलना कि ये जो बाकी के जो बॉर्डर में है ना, इनको वैसे भी आईएलपी प्रोटेक्शन मिलता है, इसलिए उनको टेंशन नहीं है, आसाम को है। तो आईएलपी का मतलब होता है इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट के बिना आप वहां जा ही नहीं सकते, इसीलिए कोई भी अगर मुंह उठा के चला आया अंदर तो वो मेघालय में या मणिपुर में या मिजोरम में नहीं जा पाएगा, इसलिए सबके सब कहां, लार्जली आसाम में ही होते हैं, तो विरोध भी वहीं हो रहा है, राइट। अब इस तरफ प्रॉब्लम क्या है, इस तरफ हमारे साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इसको जरा जूम करके दिखाता हूं, ये कुछ ऐसा है, राइट, ये ऐसा है। अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर एंटर करने के लिए सिर्फ ये इतना सा रास्ता है, कहां, ये पूरे सेवन सिस्टर्स में जाने के लिए, और यहां से एक और कंट्री शुरू हो जाती है, भूटान, ये है सिक्किम यानी इंडिया, राइट, और ऊपर है चाइना। अपने एक डेवलप्ड मिशन के तहत चाइना यहां इस ट्रायंगल में घुस के ऐसा सड़क बना रहा है, राइट। और इस सड़क के लिए इस पूरे एरिया को डोकाला ऐसा नाम दिया गया है, डोकाला रेंज। भूटान वाले इसको डोंगलैंग बोलते हैं, जबकि चाइनीज इसको चाइनीज डोंगलैंग बोलते हैं, ये डोकालाम बोलते हैं, राइट। और हर कोई अपना अपना क्लेम करता है यहां पर। अब यहां तक आ गए, इस बात का प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी टेरिटरी में तो है, खुद की टेरिटरी में, लेकिन इंडिया पे बिल्कुल निगरानी रखने वाली जगह पर आ गया है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि चाइनीज यहां से पीछे हट जाए, जो कि वो करेंगे नहीं, और ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले वॉर वाली स्थिति बन गई थी इसी चीज को लेकर। तो खतरा क्या है, खतरा यह है कि ये जो पट्टी आपको दिख रही है जहां से हम इधर अंदर जा सकते हैं, इसकी विड्थ मात्र 24 किलोमीटर है, ओनली 24 किलोमीटर। और इसीलिए इसको ज्योग्राफी में चिकन स्नैक बोला जाता है, मुर्गी की गर्दन, चिकन स्नैक। यदि यहां पर कोई अटैक हो गए और यहां पर किसी तरह के कोई हमले के वजह से चिकन नेक अगर टूट गया, ये सातों राज्य एक साथ हाथ से जाएंगे या खतरे में आ जाएंगे, क्योंकि नीचे तो बांग्लादेश है ना इधर, तो हमारे पास इधर एंटर करने के लिए सिर्फ उतना ही एक स्पेस है 24 किलोमीटर का, और भारत उसको हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वी वांट कि चाइनीज यहां से पीछे हट जाए थोड़ा। ये दूसरा खतरा, ठीक है। पहला खतरा मैंने इस तरफ बताया, पेट्रोलिंग ठीक से नहीं हो सकती है क्योंकि ज्योग्राफिकल टेरेन्स बहुत डेंजरस है। दूसरा, पाकिस्तान वाली ये रेंज, राइट, उसमें भी हमारे ऊपर एक और पायलट रन वाला खतरा ये बन गया है, करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर के लिए याद रखना, अजीत डोभाल कभी रेडी नहीं थे, वो हमेशा से बोल रहे थे कि ये सब मत करो,
अननेसेसरीली वहां पर खालिस्तान के जितने भी फ्रिंज बेनिफिट्स वाले लोग हैं वो इसका गलत फायदा उठाएंगे और हो सकता है कि इंडियंस को मतलब खालिस्तान बनाने के लिए भड़का है और वहां से बहुत कुछ अंदर आ सकता है इन द टर्म्स ऑफ टेररिज्म। बट ठीक है, अभी तो बाय लाख चल ही रहा है जैसा भी है, राइट। ये दो पार्ट्स हो गए। अब अगर आप नीचे आते हैं तो नीचे हमारे पास एक और खतरा है। भारत उन देशों में से है, अगर आप ब्लेसिंग कहेंगे तो हमारे पास तीन तरफ से इतना विशाल समुद्र तट है, राइट। ट्रेड की दृष्टि से देखा जाए तो वी आर रियली वेरी लकी। पूरे ओशन का नाम ही हमारे वजह से इंडियन ओशन, क्योंकि आवर पोजीशन इन दैट ओशन इज मोस्ट फेवरेबल वन, राइट। पर अब प्रॉब्लम यह है कि अगर यहां से लेकर यहां तक की पूरी टोटल लेंथ प्लस लक्षद्वीप प्लस अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये सब कुछ कंसीडर करोगे तो भारत का टोटल समुद्री तट वाला एरिया कितना है? 7,512 किलोमीटर, विच इज नॉट बिग, वेरी बिग। इतना बड़ा कोस्टल रेंज बहुत सी कंट्रीज का तो है ही नहीं, राइट। ऑलमोस्ट। अब यहां से अगर आप कवर करेंगे तो पूरे नेवी का काम कितना बढ़ जाता है, जरा सोचिए, राइट। आपको इतने पूरे रेंज में इंडियन नेवी को प्रोटेक्शन देना होता है, राइट। 2 दिन पहले मैंने आपको सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बताया, कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ। अब हम कुल मिला के यहां पर 24 सी पोर्ट्स बनाने वाले हैं और इसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये सब तो इंडियन नेवी के यहाँ पे। तो आने वाले दिन में नेवी डेवलपमेंट हमको इस एरिया में बहुत ज्यादा करना है, राइट। हमें अपना प्रभुत्व बनाकर रखना है क्योंकि हमें आने वाले दिन में ट्रेड बेनिफिट्स चाहिए यहां से, राइट। अब यहां प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला तो इसकी पेट्रोलिंग इतनी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। दूसरी बात, I just want to tell you, and if you know, just get this very clear. Straits. ज्योग्राफी में एक टर्म होता है स्ट्रेट्स। सिंपल भाषा में जमीन के दो टुकड़े के बीच में से बहता हुआ पानी, उसको बोलते हैं स्ट्रेट्स। समझ में आया? जमीन के दो टुकड़ों के बीच में से बहता हुआ पानी, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट्स। इसका उल्टा भी होता है, दोआब। दोआब, दोआब का मतलब होता है जमीन का एक टुकड़ा, इसके दोनों तरफ पानी, दैट इज कॉल्ड दोआब। अब भारत का एक स्ट्रेट दिखाता हूं मैं। ये जमीन के दो टुकड़े और ये बीच में से पानी, इसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट्स। आपने कभी बचपन में पढ़ा होगा पाक स्ट्रेट, ओके। यहां थोड़ा आगे आएंगे, अंडमान निकोबार से जरा सा नीचे, तो यहां से मालदीव शुरू हो जाता है और यहां पर है वो सिंगापुर, जिसने अपने आप को अलग कर लिया था। और इसके बीच में से एक और स्ट्रेट्स निकलता है जिसको हम स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का कहते हैं। स्ट्रेटेजिकली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। क्या है भैया इसका इंपॉर्टेंस? भारत में सारा तेल का आयात इधर से ही होता है, राइट। ये एक बहुत बड़ा मर्चेंट शिप्स के लिए बनाया गया चैनल है, राइट। और आए दिन इंडियन नेवी और चाइनीज नेवी यहां पर एकदम कोल्ड वॉर वाली स्थिति में आ जाते हैं और दोनों चाहते हैं कि उनका कंट्रोल यहां पर रहे। तो फिर बाद में एक एमओयू साइन हो गया कि भैया कम से कम नेवी, जो मर्चेंट नेवी की शिप्स है उनको जाने दिया जाए, ओके। उसके बिना तो धंधा ही नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये एक और बड़ा प्रॉब्लम है। और आपको अगर याद होगा तो देयर आर मेनी सच न्यूज जिसके तहत अपने एक समुद्री रास्ते में चाइना, जो कि आपको पता होगा BR&I प्रोजेक्ट चला रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सॉरी B&RI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना अब डायरेक्टली रास्ते बना चुका है ना यूरोप में जाने के लिए, ये पता है ना, डायरेक्टली रास्ते ही बना चुका है। समुद्री चैनल्स भी वो पूरे नए बना रहा है। तो चाइना चाहता है कि इस पूरे रीजनल टेरिटरी में, इस पूरे एरिया में उसका प्रेजेंस बहुत भारी हो, राइट। तो उस सिलसिले में जितनी भी कंट्रीज है, जैसे कि श्रीलंका, जैसे कि बांग्लादेश, यहां की कोई कंट्री, यहां नीचे, फिर यहां अफ्रीका में एरिट्रिया और बाकी की कंट्रीज, हर जगह पर वो अपने नेवल बेसेस बनाता जा रहा है। चाइना कहता है कि हम इन सब के साथ ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू जनरेट बिजनेस,
लेकिन द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज चाइना इस तरीके से भारत को चारों तरफ से घेरने की पूरी पूरी प्लानिंग कर चुका है। ये ऐसा, और इसको एक नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। आज आप घर जाके गूगल में टाइप करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, तो आपको ये पूरा का पूरा एक पैटर्न क्वेश्चन के ऊपर बना हुआ आपको समझ में आएगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और हमें वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनने से रोकना है, तोड़ना है, राइट। इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस ज्योग्राफिकल एरिया में कोई भी ऐसी कंट्री ना हो जो भारत से नाराज हो और अपना पाला बदल के किसके फेवर में चली जाए, चाइना के। वी रियली डोंट वांट दैट। अच्छा, इसमें एक और चीज तो मैं भूल ही गया, चाइना और पाकिस्तान ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द कॉमन एनिमी दे हैव। यहां पर एक रोड जो उन्होंने बनाया है, सी पैक वाला रोड, वो सीधा का सीधा कराची बेस तक आता है। ये तो पुराना ही अपडेट है, आपको मालूम ही होगा। सी पैक रोड पूरा बन चुका है। ओके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर $45 बिलियन का प्रोजेक्ट है ये, जो उन्होंने बना लिया है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी अच्छा इंजन मिलेगा इससे, राइट। अब ये रोड कहां पर आके खत्म हो रहा है, ग्वादर में। अब ये ग्वादर क्या है, ग्वादर इज अ डीप सी पोर्ट इन कराची, एंड कराची उनकी सबसे घनी आबादी वाला शहर है, उनका मुंबई, राइट। अब अगर यहां तक चाइनीज नेवी पहुंच चुकी है तो ये इधर का पेनिनजुला का पूरा ये वाला पोर्शन उनके रडार में आ जाता है। और बांग्लादेश में भी क्योंकि बेस बना चुके हैं, विशाखापट्टनम और आगे पीछे के चेन्नई तक के ये वाले पोर्शन पूरे उनके रडार में आ जाते हैं। और श्रीलंका के साथ भी हबनटोटा वाला पोर्ट भी वो डील कर चुके हैं, सो ये वाले पोर्शन पे भी उनकी नजर बहुत अच्छी है। ये जिस तरीके से डेवलप होता जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, राइट। इसी से निपटने के लिए ठीक पाकिस्तान के बाजू में ईरान में यहां पर चाबहार नाम के एक पोर्ट को भारत ने डेवलप करके रखा था और ईरान से दोस्ती कर ली थी, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये वाले पोर्शन के ऊपर हमारी निगरानी अच्छी हो। इसका ये मतलब नहीं है कि इधर से हमला हुआ तो हम उधर से हमला कर देंगे, हाँ, बट देन वी रियली नीड अ गुड कंट्रोल ऑन ऑल दिस एरियाज, राइट। अब ये है पूरी की पूरी फंसी हुई स्थिति आज के डेट में। इधर से उधर से उधर से सब जगह से हम घिरते जा रहे हैं, घिरते जा रहे हैं, घिरते जा रहे हैं। अब इसमें डेवलपमेंट क्या किया है हमने, भारत आज के डेट में सार्क का मेंबर है, भारत आज के डेट में बिम्स्टेक का मेंबर है, भारत आज के डेट में एचसीओ का मेंबर है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत आसियान का मेंबर है। इसमें लार्जली कौन कौन सी कंट्रीज है जो मैंने यहां पर ड्रॉ की है, ये सारी है इसमें, राइट। जब मोदी जी का सेकेंड टर्म हुआ और मई में ही टेकन ओथ फॉर द सेकेंड टाइम, हमने उस समय वो ओथ सेरेमनी में कौन सी कंट्रीज को बुलाया था, बिम्स्टेक वालों को बुला लिया था। ओके, अब बिम्स्टेक ये किसके कहने पे बुलाया हमने, वो एस जयशंकर, जिनको इस बार मंत्रिमंडल में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है ना, ये चाइना और पाकिस्तान वाले मामले में बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, फिलहाल के विदेश मंत्री, राइट। तो इन्होंने बोला था कि बिम्स्टेक वालों को बुलाइए, उनसे बात करते हैं पहले, तो बुला लिया गया। अब हुआ ये कि सारी कंट्रीज कॉमनली उसमें आ ही गई सिवाय एक कंट्री के, मालदीव्स, और मालदीव्स नहीं आ पाया था। और हमको इस बात का बड़ा अफसोस था कि यार कल को ऐसा ना हो कि इस वजह से कहीं ये चाइनीज इन्फ्लुएंस में चला जाए। इसीलिए सेकेंड टर्म में मोदी जी ने सबसे पहले अपना दौरा कहां लगाया था, मालदीव्स, और अच्छा खासा $5 बिलियन का हमने उनको एक ट्रेड पैकेज भी दिया। ओके, और हर किसी की फिलहाल बिल्कुल दिल खोल के मदद कर रहा है भारत, जो इस रीजन में आते हैं सारे, सेशल्स हो गया, एरिट्रिया हो गया, स्पेशली श्रीलंका, श्रीलंका का तो बहुत ख्याल रखा जा रहा है इस समय, राइट। क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि इन सबको बेसिस बना के हमारे खिलाफ यूज किया जाए। और चाइना से पूछो तो चाइनीज तो हर चीज को ऊपर ऊपर ही आंसर देते हैं, वी हैव नो सच प्लान्स, क्योंकि ये तो बिजनेस डील्स हैं बस। और हम ऑलरेडी उनकी इस नियत से वाकिफ हैं, क्योंकि जब ये अक्साई चीन वाला युद्ध 1962 में हुआ था, उसके 2 साल पहले तक नेहरू से बार बार जाओ एनलाई मिलते रहे थे। हमें कभी भी नहीं लगा कि वो अपना एरिया क्लेम करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीधा वॉर कर दिया, राइट। आप जानते हैं ये अक्साई चीन का 20% एरिया जो हमारे हाथ से गया, इसका अगर मैं एक रफ आइडिया दूं तो इट इज
28 टाइम्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली जैसे कम से कम 28 शहर तुम वहां बसा सकते हो, इतना पोर्शन गया है हाथ से ऑलरेडी। सो वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू लूज आवर कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस नाउ। अब जैसे अटल बिहारी ने बोला था ना कि आप अपने पड़ोसी कभी बदल नहीं सकते, और सच बात है, अब क्या कर लोगे? अब आप ज्योग्राफिकली ऐसे जगह पर जाके फंसे हो कि दोनों तरफ से आपके दुश्मन है, और जो दुश्मन है वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट? तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत को इन सारी चीजों के वजह से मिलिट्री डेवलपमेंट का खर्चा प्रायोरिटी पे भी करना पड़ता है और बहुत हेवीली करना पड़ता है। तो एक सबसे पहली बात आप याद रखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा? भारत। कभी कोई पूछे कि क्या ये प्राउड है? नॉट एट ऑल भाई, ये तो शर्म की बात है, क्योंकि जिस देश में से 5-5 लाख इंजीनियर हर साल निकल रहे हैं, वहां इतने हथियार खरीदने की जरूरत क्या है? आपका इन हाउस बिल्डिंग कुछ भी नहीं हो पाता है, बिकॉज थैंक्स टू द पथेटिक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड स्टडी वी हैव, इसलिए ये सब बिल्कुल नहीं हो पाता। एक सिंपल सी लेजर गन तो हम बना नहीं पाते, वो भी आज हम मध्य प्रदेश में उसका प्लांट बनाया है और इजराइल हमको बना के दे रहा है। इजराइल की एक कंपनी है जिसने भारत के साथ पार्टनरशिप की है, IWI, इजराइल वेपन इंडस्ट्री, वो हमको लेजर गन बना के दे रही है। मेक इन इंडिया के थ्रू हम कुछ कुछ टैलेंट्स अक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आर्मी की मदद कर सके, जैसे रडार बनाना, छोटे मोटे सैटेलाइट्स बना लेना, आर्मी के यूनिफॉर्म बना लेना, और अभी कहीं हमने प्राइवेट पार्टीज को इसमें इंट्रोड्यूस किया है टू प्रोड्यूस सम टैंक्स, जैसे L&T हमारी मदद कर रहा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा मदद कर रहा है वज्र वगैरह बनाने में, राइट? काफी देरी से शुरू हुआ, लेकिन फिलहाल हमारा बहुत सा इकोनॉमी का पैसा इन सब चीजों को ब्लॉक करने में जाता है। आपको अगर मैं किलोमीटर के हिसाब से बताऊं तो ये वाला, ये पूरा पोर्शन, ये दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स में ये सबसे बड़ा बॉर्डर है, राइट? अच्छे खासे लाखों की तादाद में सोल्जर्स लगते हैं। आपको पता है बीएसएफ के अलावा और जितने भी अलग अलग फोर्सेस हैं, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स, ITBF, राइट, CISF और बाकी के जितने भी आपको याद आ रहे होंगे, इसके अलावा हमारे पास एक पुलिस फोर्स भी है जिसका नाम है SSB, सीमा सशस्त्र बल। आप जानते हैं 78,000 पुलिस वाले हैं इसमें, और इनका सिर्फ एक ही काम है, बॉर्डर से कोई इंडिया के अंदर नहीं घुसना चाहिए। मौसम का फायदा उठा के लोग चले आते हैं, एवलांच हो गए अगर हिमालय में तो उसके वजह से गंगा नदी का लेवल बहुत बढ़ जाता है और उसमें बह के बहुत से लोग अंदर आ जाते हैं। वी हैव नो क्लू इसमें से इंडियन कौन है और बाहर के कौन है। तो अब उनका कहना है कि हर जगह लेजर फेंसिंग कर दी जाए सो दैट डायरेक्टली हम इसको ठीक से कंट्रोल कर पाए। अब लेजर फेंसिंग कोई सस्ता काम तो है नहीं, ये सब हमारे लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, राइट? ये है आज की परिस्थिति पूरी की पूरी, राइट? अब इन सबको ठीक से कॉम्बैट करने के लिए CDS बनाना भी जरूरी था। इंस्टेंट डिसीजंस लेने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए जो इन सब मामलों का एक्सपर्ट हो, राइट? अब अगर आप लार्जली देखेंगे कि सबसे पहले ध्यान कहां देना है, तो हमें सबसे पहले ध्यान दो चीजों पे देना है। वी नीड फाइटर प्लेन्स एज अर्जेंटली एज पॉसिबल। ओके, फिलहाल इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए एयरफोर्स ने जितने प्लेन्स डिमांड की है, हमारे पास हमारे विंग्स में उसके आधे भी नहीं है। राफेल वगैरह और राफेल के नए ऑर्डर्स के साथ कम से कम 100 से 150 प्लेन तो हमको अर्जेंटली ऐड करने हैं, राइट? और दूसरा, हमारे पास जो सबसे अर्जेंट प्रायोरिटी है वो ये कि नेवी के डेवलपमेंट हो और ये एरिया को हम ढंग से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि हमारे 10 साल का सपना पूरा बंद हो जाएगा उसके चक्कर में, अगर यहां पर हमारा कंट्रोल कहीं से भी कम पड़ता है तो, राइट? सो इसके लिए हमने अभी INS विक्रांत को वंस अगेन वर्कशॉप में भेजा है, और INS विक्रांत अपने एडवांस वर्जन के साथ 2024 में बिल्कुल समुद्री रानी की तरह बन के तैयार हो जाएगा। ये INS विक्रांत हमारा एक एयरक्राफ्ट करियर होगा जिसके ऊपर सारे प्लेन्स स्टैंड बाय में रहेंगे और उसके साथ वो वहीं से टेक ऑफ भी कर पाएंगे, राइट? एंड लाइक INS विक्रांत, हमको एक एयरक्राफ्ट करियर इस तरफ भी चाहिए और एक एयरक्राफ्ट करियर इस तरफ भी चाहिए। हम एक को ही नहीं घुमा सकते हर तरफ, राइट? चाइना के पास 2030 तक ऐसे 4 हो जाएंगे, जबकि चाइना का कोस्टल एरिया भारत जितना बड़ा नहीं है, फिर भी उसके पास 4 है।
साउथ कोरिया ने भी काफी कुछ डेवलप करके रखा है, एंड एज अमेरिकन दे आर हैविंग 12 लाइक दिस। ओके, अब ये एक एक कम से कम 12 से 15 बिलियन डॉलर्स का पड़ता है करेंसी में। अगर इंडियन करेंसी में बात करेंगे तो 70 से 80 हजार करोड़ रुपए का एक एक, राइट। और इतना बना लेने के बाद भी इसके मतलब ऑपरेशन इतने कॉम्प्लेक्स हैं, इट्स नॉट इजी टू मेंटेन दैट एंड यूज इट। अब उसमें हमारे पास इस एरिया में पेट्रोलिंग के लिए एक बहुत शानदार तैयारी ये हुई है कि हमारा इन हाउस डेवलपमेंट तेजस, तेजस एक कॉम्बैटिंग फाइटर प्लेन है। ये तेजस जो हमने बनाया है, ये तेजस अपने साथ मिसाइल्स लेकर उड़ सकता है, राइट। मिसाइल्स लेकर उड़ सकता है, उसके साथ साथ अब हमने उसमें एक पार्ट और ऐड कर लिया है कि तेजस अब इस तरह के आईएनएस विक्रांत या फिर ये जितने एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें ये लैंड भी कर लेगा। ये इतना आसान नहीं होता, बट लास्ट मंथ हमने वो करके देख लिया पायलट रन, और तेजस अब समुद्र में भी पार्क किया जा सकता है किसी एयरक्राफ्ट कैरियर में। वहां से वो 4-5 ब्रह्मोस मिसाइल लेके उड़ भी सकता है, और अच्छा खासा 10-15 हजार किलोमीटर के रेडियस में अच्छी पेट्रोलिंग भी कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर मार्क भी कर सकता है डायरेक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा जिसको राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके बताया। ये देखिए, ये तेजस, और ये इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं जहां से ये टेक ऑफ करते हैं, राइट। यस, हाँ, ये सच टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर, ये आपने अक्सर कुछ वीडियोस में या इमेजेस में देखा होगा। ये इनके पार्किंग के स्टैंड होते हैं, और कम से कम 10-12 ऐसे बहुत से प्लेन्स पार्क किए जा सकते हैं। अपना राफेल जो आ रहा है, आया हुआ है, वो तो ऑलरेडी उस वर्जन का ही है, बट तेजस के साथ भी हमने ये सब कर लिया है, राइट। इसमें हर तरह के पॉसिबल कॉम्बिनेशन करने पड़ते हैं गाइस। अ प्लेन मस्ट बी सुपीरियर इनफ कि वो एयर टू लैंड मार्क कर सके, राइट, एयर टू एयर भी स्ट्राइक कर सके, फिर एयर टू वाटर भी स्ट्राइक कर सके, और हमारे पास ऐसी सबमरीन्स भी हैं जो पानी के अंदर होते हुए डायरेक्टली मिसाइल फायर करके वाटर टू लैंड भी मार्क कर सकती है, राइट। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस में हमको बहुत से ट्रायल लेने पड़ते हैं। तेजस का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। ये देखिए, आईएनएस विक्रांत अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये कब बन के तैयार हो जाएगा? 2024 तक, राइट, आईएनएस विक्रांत। ओके, ऐसा माना जा रहा है कि नहीं नहीं यार, माफ करना, आईएनएस विक्रांत 2022 में बन के तैयार हो जाएगा। आईएनएस विशाल इसके साथ एक और आ रहा है, वो 2026 में आएगा, 4 साल के गैप में। लिखवा दूंगा मैं अभी, राइट। तो ये बन जाने के बाद ये काफी बड़े एडवांटेज रहेंगे भारत के लिए। ये देखिए, ये बन जाने के बाद, हाँ, रशिया से हमारा बनाया हुआ ही नहीं, विक्रांत रशिया से ही लिया गया है, और उसके बाद उसको डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन रखा गया है। देखिए, ये बन जाने के बाद कुछ ऐसे होते हैं, ये यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं पूरे पार्क्ड हैं ये सारे के सारे फाइटर प्लेन्स, और ये उनका रनवे रहेगा। ओके, यस, ये कुछ अलग अलग कंट्रीज का एयरक्राफ्ट का मैप दिया हुआ है, राइट। और एक लिस्टिंग आपको इसमें दिखानी थी। ये देखिए, ये एक बहुत रेयर टेक्नोलॉजी है जो दुनिया में आपको देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास 2 है कमीशन्ड, ब्राजील 1, चाइना 2, लेकिन 2030 तक चाइना के पास 4 हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे उतने जल्दी। इजिप्ट 2, फ्रांस 4, राइट, इंडिया फिलहाल 1, ओके, इटली 2, जापान 4। अब जापान के पास जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए, तो ये अटैकिंग पर्पस के लिए नहीं है। कुछ कुछ जो है इसको देखकर हमको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल लोडिंग अनलोडिंग और ये कॉमन पर्पस के लिए, तो ये युद्ध पर्पस में ज्यादा काम नहीं आएंगे। देन रशिया 1, साउथ कोरिया 1, स्पेन 1, थाईलैंड 1। अब थाईलैंड इनके पास जो है वो बहुत ही बेसिक पर्पस के लिए, वंस अगेन नॉट फॉर फाइटिंग। टर्की 0, यूके 2, और लास्ट में देखो यूनाइटेड स्टेट्स 11। पूरे वर्ल्ड को घेर के रखा है इससे। और उसमें जो मैंने एक बताया था अब्राहम लिंकन 44,000 टन वाला, अरे चाइना पे है ये, क्या बोलते हैं आपका पैसिफिक ओशन घूम के क्यों नहीं जाता है रशिया या इंग्लैंड या नहीं नहीं नहीं, कंपैरेटिवली डिस्टेंस ज्यादा है। लॉजिकली सही बोल रहे हो, लेकिन कंपैरेटिवली डिस्टेंस ज्यादा है उस तरफ से ही ना। नहीं नहीं नहीं, कंपैरेटिवली डिस्टेंस ज्यादा है। कहाँ जाने के लिए? अरब, यूरोप और अरे वो, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ से काफी सारे शॉर्टकट्स बने हुए हैं ना यार।
स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का से होते हुए, पाक स्ट्रेट से होते हुए आप सीधा अरेबियन सी होते हुए रेड सी का रास्ता पकड़ के मेडिटेरेनियन में घुस जाते हो ना। अब वो पुराना प्लॉटिंग थोड़ी रहा। ये बोल रहा है कि सर ये ऐसा उस तरफ से निकलेंगे तो ज्यादा पास पड़ेगा। बिल्कुल नहीं भाई, इधर से आप जाएंगे तो अरब सी होते हुए रेड सी आएगा, और रेड सी से आप सीधा स्विस कैनाल क्रॉस करते हुए मेडिटेरेनियन में घुस सकते हो। और मेडिटेरेनियन का मतलब ही है कि अब सामने ही यूरोप है पूरा, राइट। तो यही रास्ता पास में है, ऐसे ही जाना आप लोग भी है? हाँ, इजराइल से होते हुए, इजिप्ट और इजराइल से होते हुए बीच में स्विस कैनाल। किस साइड से? इराक वाला, इराक वाली साइड, वो तो ऊपर है। उधर से कोई रास्ता नहीं है। नहीं, यहां से, इसीलिए तो यहां से रोड कंस्ट्रक्शन चालू है ना। अरे यार एक सिंपल बात बताओ, अलेक्जेंडर कहाँ का था? ग्रीस का। वो तो घोड़े पे बैठ के आ गया था, राइट। इसका मतलब वो नीचे से थोड़ी, भाई यहां से तो डायरेक्टली जमीन से ही कनेक्टेड है ना सब कुछ। इसीलिए तो रेलवे ट्रैक का काम चालू है, रोड का काम चालू है, बीआरआई प्रोजेक्ट ही पूरा वो है, राइट। चलिए जरा इसके बारे में दो चार लाइनें लिख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, चलिए बस वाइंड अप करेंगे। नेवल वर्जन ऑफ तेजस ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर। नेवल वर्जन ऑफ तेजस ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर। नेवल वर्जन ऑफ तेजस, बस इतना ही लिखिए, नेवल वर्जन ऑफ तेजस। व्हाट इज, बाकी का सब अंडरस्टूड है। लिखिए तेजस, सबसे पहले तेजस। इट इज एन इंडियन सिंगल इंजन डेटा विंग। इट इज एन इंडियन सिंगल इंजन डेल्टा विंग, डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर, लाइट फाइटर developed by ADA and HAL। सब कुछ कैप्स में लिखना, ADA and HAL। ADA का फुल फॉर्म लिखिए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ADA का फुल फॉर्म लिखिए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। एंड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी, Tejas will be dedicated to Indian Air Force and Navy। हाँ, अब ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ये याद रखना। इट इज LCA, तेजस इज एन LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इट इज एन LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टू रिप्लेस MiG-21 फाइटर प्लेन्स इन इंडिया। इट इज एन LCA, LCA का मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट टू रिप्लेस MiG-21। MiG-21 पता है ना, वो रंग दे बसंती वाले, हाँ हाँ हाँ, MiG-21 फाइटर प्लेन्स इन इंडिया, राइट। प्लेन्स का एक डेवलपमेंट का सीरीज याद रखना, कभी भी आज के बाद MiG सीरीज सुनो, MiG समझ जाना, ये सारे रशियन है, सारे रशियन है, राइट। हाँ, नहीं यार, उसके पीछे हमारी भी बेवकूफियां उतनी जवाबदार रही, मतलब मैं ऐसा डायरेक्टली ब्लेम नहीं लगा सकता। देखिए मिग की सीरीज हमने इंदिरा गांधी क्या ऑलमोस्ट बहुत पहले से ही हम मिग सीरीज खरीदते आए हैं। MiG-21, MiG-23 हमने खरीदा। जब हम राफेल खरीदने गए थे तब रशिया ने हमको बोला था कि हमने अपने नए प्लेन्स बना लिए MiG-29, वो राफेल की टक्कर के, आप चाहो तो उसको भी ट्राई कर लो। लेकिन हुआ ये था कि MiG-21 और MiG-23 जब हमारे पास थे, हम उस जमाने में ये करते थे कि प्लेन्स खरीदने के बाद उसके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करते थे अपने देश में। आज के डेट में कोई भी प्लेन का कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 200-250 करोड़ का वो अलग से करना पड़ता है, और आजकल सेफली लोग कर लेते हैं वो, क्योंकि बाद में बहुत रिस्क हो जाता है। इंडिया ने अपने कई पायलट्स गंवाने के बाद ये समझा, राइट। तो हम क्या करते थे कि जैसे MiG-21 या 23
काफी यूज हो गए, अब उसका मेंटेनेंस या रिपेयर करना है तो HAL के बनाए हुए पार्ट्स वहां पर लगाते थे, जिसके वजह से क्रैशेस हुए हैं। ये भी है, और प्लेन्स में अगर खराबी रही है तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। डिफेंस की नाकामी का एक नतीजा रहा ये डिफेंस मिनिस्ट्री लार्जली। समय आगे बढ़ा और 1999 में जब करगिल वॉर हुआ, इसको प्लीज ध्यान से सुनना, जब करगिल वॉर हुआ तो हमने उस समय ऑपरेशन सफेद सागर नाम का एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें हम दुश्मनों को ढूंढ के ट्रेस कर करके मार रहे थे। याद है ना, मैंने बोला था हम गूगल का एक्सेस मांग रहे थे अमेरिका से, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। उस जमाने में इंडियन एयरफोर्स में एक प्लेन हुआ करता था जिसका नाम था मिराज 2000, और मिराज 2000 फ्रांस का एक प्लेन था। मिराज ने उस समय कमाल किया था, मतलब उसकी मदद बहुत ज्यादा हुई थी हमको। तो जब युद्ध खत्म हुआ, अटल जी अप्रिशिएटेड दैट कि यार मिराज प्लेन्स काफी काम आए थे। तो हमने मिराज, जो कि फ्रांस के प्लेन थे, हमने फ्रांस को बोला था कि वी वांट सच टाइप ऑफ प्लेन्स, ये हमारे लिए काफी यूजफुल रहे, तो हम अगला ऑर्डर आपको देना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ रशिया फ्रांस। वहां से असली राफेल डील की शुरुआत हुई थी। राइट। फ्रांस का जवाब ये आया कि सर जो प्लेन आपको पसंद आया है वो हमारा सबसे आउटडेटेड प्लेन है, हम तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको चाहिए ही तो थोड़े साल रुक जाइए, 2-4 साल, मिराज का एडवांस वर्जन बना रहे हैं राफेल। और हमने बोला ठीक है राफेल। तो वहां से जो राफेल बनते चले गए और उसके बाद अपने एयरफोर्स में ऐड होते चले गए, पैसे के घोटाले के नाम पर यूपीए और एनडीए ने एक दूसरे पे ब्लेम लगाने शुरू कर दिए। तो ये जो राफेल है ये मिराज 2000 का एडवांस वर्जन है, और हमने काफी खुश होके ये अपने एयरफोर्स में ऐड किए थे, और नो डाउट कमाल के प्लेन है सारे ही। ओके, हमने ये भी बोला कि भैया जाके इजिप्ट से पूछ लो उसने किस रेट में खरीदा है, सस्ते में क्या होता है, मतलब इसी रेट में तो सबको मिल रहे हैं। तो काफी अलग अलग थेरीज है उसके ऊपर, राइट, ये याद रखना। ओके, मिराज 2000। हाँ, चलिए सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट करियर के नाम लिख लीजिए जो हम आने वाले दिन में बनाने वाले हैं। द 2 मोस्ट अवेटेड एयरक्राफ्ट करियर्स ऑफ इंडिया आर, the 2 most awaited aircraft carriers of India are INS विक्रांत। गर्ल्स, ये INS का मतलब क्या होता है? क्या? इंडियन नेवल सोवरेन सर्विस। ये INS क्यों लगाते हैं और पाकिस्तान वाले PNS लगाते हैं? कुछ तो लॉजिक होगा ना इसका। यस बॉयज, INS क्या है भाई? हाँ, इंडियन नेवल शिप। ओके, हाँ, वो PNS, आपने वो गाजी मूवी में देखा नहीं है क्या? PNS गाजी, गाजी अटैक। हाँ, INS विक्रांत 44,000 टन का होगा, राइट, और ये बन जाएगा 2022 तक। इन्होंने 2022 बोला है तो आप 24 मान के चलो। और विशाल जो है वो 65,000 टन का होगा, ये हमारा अब्राहम लिंकन होगा। एंड बाय द वे अब्राहम लिंकन तो 1 लाख टन के ऊपर है, जो अमेरिका का है ना, तो जबरदस्त। तो 65,000 टन का ये होगा, 2026 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। एक ज्यादा होगा तो करने में भी टाइम लगेगा। नहीं, वैसा नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। मतलब वो टेक्नोलॉजी उसमें ऑलरेडी होती है, वेट के हिसाब से आप उतनी बड़ी फ्लीट कैरी कर सकते हो उसमें। इट हैज डिफरेंट एडवांटेजेस, और वेट तो ज्यादा होना ही चाहिए भाई। मतलब समुद्र में जब आप एक डीप ओशन में काम कर रहे हैं इस वेट पे, मतलब समुद्र की काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ भी पलटा के रख सकती है, तो वेट तो हैवी चाहिए ही चाहिए। बट लार्जली इट इज रिलेटेड टू द फ्लीट और द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट एंड अदर थिंग्स विच यू कैन कैरी विद दैट, उसके हिसाब से होता है ये। चलिए लास्ट आपको सिर्फ कुछ व्यूज दिखा देता हूं मैं इससे रिलेटेड। वर्ल्ड एयरक्राफ्ट करियर सर्विस, हाँ ये देखिए, ये एक लिस्ट थी पूरी की पूरी इसमें। और हाँ, जो एससीओ वंडर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला था, एक सेकंड सिर्फ उसकी इमेजेस दिखा देता हूं, वो 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको।
यस, हाँ, यस, इसको देख लीजिए, एससीओ वंडर्स लिस्ट। हाँ, एक्चुअली में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ है, जो कि बीजिंग में स्टार्ट हुआ था, जिसमें इंडिया एक पार्टनर कंट्री है, एससीओ अपनी एक वंडर लिस्ट जारी करता है दोस्तों, पूरी की पूरी, राइट। और इस एससीओ वंडर लिस्ट में अब ये ऐड हो चुका है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, राइट। 182 मीटर टॉल स्टैचू ऑफ यूनिटी, द बिगेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, ये उसमें एडेड है। तो ये अपने आप में काफी गर्व की बात रही इंडिया के लिए कि ताजमहल, वो तो वंडर लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, और एससीओ की वंडर लिस्ट में जितने हैं उसमें अब ये भी ऐड हो चुका है, राइट। ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अच्छी मतलब लिस्टिंग है जो हमारे काफी काम आएगी, राइट। और इसमें अलग अलग तरीके से अपनी वंडर लिस्ट जारी करने के बाद मैक्सिमम कंट्रीज के सामने ये लिस्ट रखी जाती है, स्पेशली एससीओ की बनाई हुई, सो दैट हम टूरिज्म को काफी इसमें प्रमोट कर सके। इसमें बाकी के कौन कौन है जरा आपको बता दें। बाय द वे, ये टॉप 5 है, ये तो आप जानते ही होंगे, राइट। इसकी भी मैं लिस्टिंग आपको इजीली मिल जाएगी, बट आप एक बार चाहो तो देख सकते हो। स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल 182 मीटर्स, उसके बाद आता है स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा 153 मीटर विच इज इन चाइना, देन दाइबुत्सु ये 120, एंड देन एक्चुअली में यहाँ पर गड़बड़ है, एकदम डायरेक्टली 93 नहीं, यहाँ पर 101 का भी एक और है जो थाईलैंड में है। बुद्धा के काफी सारे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में मतलब स्टैचूज में 2-3 बुद्धा के ही है लाइन से। तो 120 के बाद बाकी के 2 के बाद ही आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इतने जल्दी नहीं आता। यस, ये देखिए, एस जयशंकर का एक ट्वीट था, इसमें अप्रिशिएटेड द एससीओ's effort to promote the tourism among the member states. The 8 wonders of SCO, which include Statue of Unity, will surely serve as an inspiration. Okay, now just have a look on the 7 wonders of SCO, not in the world, but SCO के, right? SCO कंट्रीज में ये सारी की सारी कंट्रीज है, हैव अ लुक। ओके, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, चाइना, मंगोलिया एंड ऊपर रशिया, राइट। हाँ, आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स टैमगे, ये कजाकिस्तान में है, इसको एससीओ वंडर लिस्ट में नाम में मतलब इस लिस्ट में ऐड किया गया है, राइट। इसके बाद इंपीरियल पैलेस ऑफ डैमिंग, ये चाइना में है, इसको ऐड किया गया है एससीओ की लिस्ट में, प्लीज ये नाम याद रखना। देन द थर्ड वन ये सेम है, देन इसियाक हिल लेक, ये किर्गिस्तान में है। बताने का मतलब ये है कि केवल आर्किटेक्चर जो इंसान ने बनाए हैं उसी को वंडर लिस्ट में नाम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये लेक्स और जितने भी नेचुरल ब्यूटीज हैं, सीरीज हैं, इनको भी ऐड कर ही दिया गया है साइड बाय साइड। देन फोर्थ, हेरिटेज ऑफ ग्रेट मुगल्स, लाहौर पाकिस्तान, तो इनका भी एक पैलेस है जो इसमें एडेड है। बंटवारे के बाद बहुत एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे पैलेसेस पाकिस्तान को मिल गए जो लाहौर में थे। अगर आप गूगल पे कभी टाइप करेंगे ना फोर्ट्स इन पाकिस्तान, तो आपको लाहौर, इस्लामाबाद के बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन ये सब अब आर्मी कंट्रोल में है कंप्लीटली। गोल्डन रिंग रशिया, ये काफी अच्छी जगह है, मतलब लाइक वंडरलैंड उस टाइप से फेमस है ये। ओके, ये देखिए। देन नवरूज पैलेस दुशांबे, ताजिकिस्तान, ये इनकी कैपिटल भी है, वहां का एक पैलेस है, ये भी एससीओ वंडर लिस्ट में आया हुआ है। एंड देन कोई कल्याण कॉम्प्लेक्स बुखारा, उज्बेकिस्तान, दिस इज आल्सो बीन एडेड। यस, दैट्स इट। ये अलग अलग एससीओ वंडर लिस्ट है जिसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी भी एडेड है। ऑलराइट, सो इनफ फॉर टुडे, and in fact we completed the 3 days of series with this. Okay, in case of any doubts and queries, you have my number is already with Sham sir, and get yourself connected to Gyanbazi for all the free sample papers, vocab and general awareness questions. Okay, in case if you demand anything specific related to general awareness, that is also very well possible. Okay, all right then, all the best, thank you.